कभी किसी के जहन में ये ख्याल आया कि मैं चीज़ों के साथ अपनी मोहब्बत कैसे कम करूं? दे के, चीज़ों को दे के। तो हमारी जो इस वक्त सोसाइटी है उसमें हम वो चीज़ किसी को देते हैं जो हमें अच्छी लग रही होती है, या वो चीज़ किसी को देते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं होती? यूज़ में नहीं होती। तो जो यूज़ में नहीं होती उसको किसी को देने में ये कोई नेकी नहीं है, ये तो उसका एहसान है कि आपकी यूज़लेस चीज़ को उठा के लेके जा रहा है। मतलब अगर वो नहीं उठाए तो आप क्या करेंगे? उसे फेंक देंगे। तो बची हुई चीज़, यूज़लेस चीज़। तो दीन के पैराडाइम में जो बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, उसका एक वर्ड है, बड़ा खूबसूरत वर्ड है, वो है अरबिक की एक टर्म है, उसे हम कहते हैं इन्फाक। आपने कभी ये वर्ड सुना, इन्फाक? इन्फाक सुना? इन्फाक इज़ अ कॉन्सेप्ट, और ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। इन्फाक ये है कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ किसी के लिए स्पेयर कर लें, किसी को दे दें। अपनी अच्छी चीज़ किसी को दे दें, तो ये इन्फाक है। तो हमारा जो माल है ना, उसमें कभी किया है मतलब कोई ऐसी चीज़ दी है किसी को कि जिसको बहुत अच्छी लग रही हो और किसी को दी हो? तो ये वो एक्सपीरियंस है किसी को देना। मुझे बताएं, इस कोर्स से रिलेटेड आपके जहन में क्वेश्चंस क्या है? मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चंस ज़्यादा मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा कि आपके क्वेश्चंस में लूँ। एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों के कैरेक्टर से रिलेटेड, मार्केट फोर्सेस का एजुकेशन के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो करें, या कोई भी क्वेश्चन नहीं है? एक क्वेश्चन सुना था जो रिपीटेडली स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि जो हम जिस अल्टरनेटिव पैराडाइम की हम बात कर रहे हैं, और जब हम करंट पैराडाइम की ठीक कहते हैं, कहते हम करें क्या? हम तो कोई जॉब ही नहीं कर सकते, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली वो वैल्यूज़ तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर हम तो मिसफिट हो जाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। बहुत खूब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ कहलाती है कॉस्ट ऑफ लिविंग, और एक चीज़ कहलाती है कैपेसिटी ऑफ अर्निंग। हमें किसको फोकस करना चाहिए? यानी क्योंकि ये जो ऑल्टरनेटिव पैराडाइम की बात हो रही है, इसमें हमारी मोरल ऑब्लिगेशन क्या बनता है, हमारा एक मोरल इम्पेरेटिव क्या होना चाहिए? यानी फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ लिविंग को आप मिनिमाइज करें। कॉस्ट ऑफ लिविंग को अगर मिनिमाइज नहीं कर सकते तो कंट्रोल करें। सबसे बड़ा आदमी वो है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग को मिनिमाइज कर ले, और मिनिमाइज नहीं कर सकता तो कंट्रोल करने की कोशिश करें। और जो कैपेसिटी, उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, होगा ये कि अभी इस वक्त लोग हमारी सोसाइटी में जितना कमा सकते हैं, अपना पूरा का पूरा टाइम किस चीज़ में लगा रहे हैं? कमाने में लगा रहे हैं ना, तो उनके पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। लिहाजा चीज़ें तो जमा कर ली हैं लेकिन लाइफ एम्प्टी है। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर टाइम निकले, रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम हो, एक दूसरे के लिए टाइम हो। हम इस वक्त एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट हैं जहां लव जो है वो डिफाइन होता है
हाउ कैन आई बिलीव दैट यू लव मी until you spend on me? क्या ख्याल? बच्चे से खुश होते हैं तो उसको क्या करते हैं, कुछ चीज़ें दिलाना शुरू कर देते हैं। कभी देखा है किसी को बच्चों से खुश हुआ और उसने कहा मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आप बहुत, मैं आज आपसे खुश हूँ? और हम एक और काम भी करते हैं, जब बच्चों से खुश भी होते हैं तो भी उन्हें चीज़ें दिलाते हैं, और जब हम बच्चों को वक्त नहीं देते हैं तो भी उन्हें चीज़ें दिलाते हैं एज अ कॉम्पनसेशन। एज अ कॉम्पनसेशन हम चीज़ें दिलाते हैं, चीज़ें। तो अच्छी पेरेंटिंग के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर किसी इलाके में बेबी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स ना हो तो उस इलाके के लोग अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर सकते। क्या ख्याल? बिल्कुल इस तरह से हमारी सोसाइटी इस वक्त ऑपरेट कर रही है। तो इसमें आपके जहन में कोई क्वेश्चन और बनता है? और अगर तुम मुझसे नाराज हो गए या मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया तो दिस इज हाउ आई विल पे। अगर उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ समझाई होती कि डजंट मैटर इफ आई गिव यू गिफ्ट्स फॉर दिस, आपको ये सही काम करना है, तो द किड वुडंट फॉलो दैट। बिल्कुल ठीक। तो लव ऑफ डूइंग गुड थिंग उसके अंदर पैदा होती तो फिर वो खुद ही वो काम करता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने जन्नत दोज़ख क्यों अनाउंस किया है अगर रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है तो? क्या जन्नत को इंसेंटिव कहा जा सकता है? कितने लोगों का ख्याल है जन्नत को इंसेंटिव कहा जा सकता है? इंसेंटिव के तौर पे ले रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बहरिया टाउन में 500 स्क्वायर यार्ड्स का मकान मिलेगा अगर आप ये काम करेंगे, और अगर आप ये काम नहीं करेंगी तो आपको जन्नत में 5000 स्क्वायर यार्ड्स का मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? बहरिया टाउन वाला घर छोटा है वो चाहिए या जन्नत में 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है वो चाहिए? हाँ? इंसेंटिव के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो है उसका इमीडिएट होना, इमीडिएसी। आपको इंस्टेंट होता है वो, फ़ौरन आपको आप वो काम करते हैं उसके फ़ौरन बाद आपको वो मिल जाता है। दूसरी बात ये वो टेंजिबल फॉर्म में होता है। तीसरी बात ये वो इसी दुनिया में होता है, इसी दुनिया में मिल रहा है ना आपको। जन्नत जो है वो इंसेंटिव नहीं है, वो आपके बिलीफ सिस्टम का एक कंपोनेंट है। हमारा जो बिलीफ है, हमारे बिलीफ के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो उसका एक है कि अच्छा भाई जन्नत होगी दोज़ख होगी, एक उसका आर्टिकल है। हमारे बिलीफ के अंदर कई सारी चीज़ें। तो आप जब जन्नत की वजह से कोई काम करते हैं तो एक्चुअली आप गैब पर ईमान लाते हैं। जन्नत आपने देखी नहीं है, आपको बस इमेजिन करवाई गई है, लेकिन आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं। ये जो इंसेंटिव है, ये इंसेंटिव तो बहुत रीसेंट फिनोमिनन है, ये कोई बहुत पुराना नहीं है। जिस तरह का ये वाला इंसेंटिव जो अभी हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है, हमारे यहाँ हो रहे हैं इंसेंटिव्स। हाँ बताएं। इंसेंटिव के अलावा एक ये भी होता है कि लाइक आपके एड्स और इन सब चीज़ों की वजह से देयर इज दिस नोशन दैट इफ यू लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज गोना बी 10 टाइप्स ऑफ शैम्पू, 10 टाइप्स ऑफ क्रीम्स फॉर चिल्ड्रन, एंड देन उनके एड्स सारे ऐसे होंगे दैट इफ यू केयर अबाउट योर बेबी, इफ यू लव योर बेबी, देन दिस इज व्हाट यू आर गोना यूज। So the entire society starts thinking that this is what it takes to love someone. बिल्कुल सही। या आपके परसेप्शन को चेंज करते हैं, रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं। स्पेशली एडवर्टीजमेंट ये करता है। और एडवर्टीजमेंट को, आप में से किसी ने वो शान मसाले का वो वाला ऐड देखा है? जो कौन सा वाला? अच्छा, ये तो अभी आया ना। मैं असल में
ये जो एक शान मसाले का पहले, इससे भी पहले चंद साल पहले आया था, मैं वो बताता हूँ आपको। जो 2 भाइयों का ऐड था, जो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो, बाहर जाते हैं पढ़ने, कौन से, कहीं रमज़ान के महीने में। माँ बहुत याद आ रही। वो ऐड आपकी वैल्यूज़ को कैसे डिस्टॉर्ट करेगा? कैन यू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग इन दैट ऐड? अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, शान जो है, अब मुझे मजबूरन ये कंपनी डिस्कस करनी पड़ गई, मतलब मेरा पर्पस, मैं तो सारी जनरल बात करना चाह रहा था, लेकिन यानी अगर एक ऐड पब्लिश होता है डॉन में, और वो ऐड हाफ पेज का ऐड है, और उस ऐड के ऊपर आपको मर्सिडीज़ बेंज का या BMW का एक ऐड है, और उसके साथ तस्बीह बनी हुई है, मेहराब बनी हुई है, अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, और टोपी बनी हुई है, और एक तो अब उसके साथ, और उसमें तस्बीह भी है, टोपी भी है, और मस्जिद का एक पीछे इमेज भी दिया हुआ है। खाने काबा भी कहीं साइड में हो सकता है। डू यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस? इज देयर एनी प्रॉब्लम? The how part is wrong. अच्छा, जो आपका जो प्रोडक्ट है वही प्रॉब्लमैटिक है, वही इस्लाम से कंप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट में कितना भी इस्लाम डाल दें, that is not that's not valid, that is not aligned with It's just contradictory because Islam is against materialism. इस्लाम इज़ अगेंस्ट मटीरियलिज्म। सो हुआ क्या कि ये जो ऐड है या जो प्रोडक्ट है वो शरिया कंप्लाइंट हो रहा है फॉर्म में, लेकिन अपनी एसेंस के अंदर जो वैल्यूज़ लिए हुए, उसने वेस्ट की मॉडर्न वैल्यूज़ को एम्ब्रेस किया है, उसने जो मार्केट फोर्सेस हैं उसके लिए पूरे तौर पर सर्व किया है, मतलब जो उस यानी वो कैपिटलिज्म की वैल्यूज़ लिए हुए है ना। आप देखें, आपको वो प्रोवोक कर रहा है कि आप एक ऐसी चीज़ ख़रीदें जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप जब ऐसी चीज़ ख़रीद लेते हैं क्रेडिट के ऊपर, तो क्या इस्लाम इसको बहुत इनकरेज करता है कि तुम्हारे पास पैसे तो हैं CD70 लेने के, या चलें ऑल्टो लेने के, हाँ, या चलें थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, कोई और बता दें, विट्स लेने के पैसे हैं और BMW लेने की कोशिश कर रहे हो, तो इस्लाम इसको इनकरेज नहीं करेगा। इस्लाम कहेगा भाई आप क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर अब आप अपना सारा टाइम कमाने में लगाएंगे ताकि आप उसको पे ऑफ कर सकें। क्या ख्याल? अच्छा, वो जो शान का जो ऐड है उसमें प्रॉब्लम क्या है? डू यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दैट? किस किस ने वो ऐड देखा हुआ है? सबने देखा हुआ है, तो सभी अनफॉर्चुनेटली डसे हुए हैं उससे। उससे प्रॉब्लम क्या है? आपको याद है ना, माँ तू बहुत याद आ रही है, आज माँ बहुत याद आ रही है, मतलब नहीं है आज बहुत याद आ रही नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? माँ को याद कर रहा है एक आदमी, ईद का दिन है, नमाज पढ़ के आ रहा है मस्जिद से और हलाल फूड खाना चाह रहा है और माँ याद आ रही है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, आपने पूरे माँ के नोशन को, पूरे इस्लाम के नोशन को, हर चीज़ को कनेक्ट कर दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट से, जो एक मसाले का डब्बा है, एंड यू थिंक कि सारा मदरहुड के एकदम सब उसी में आ गया है। सर, अगर हम हर चीज़ के पीछे इस तरह की प्रॉब्लम्स देखना शुरू कर दें तो डजंट इट मेक अस Cynical हो जाएंगे। पेसिमिस्ट, बिकॉज व्हाटएवर द मोटिव मे बी वी आर गेटिंग समथिंग गुड आउट ऑफ इट, सो isn't it good enough? Yeah, what's wrong with that? हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो पहले इस ऐड को पूछ रहा हूँ, इस ऐड में प्रॉब्लम क्या है? इस ऐड में प्रॉब्लम क्या है? कोई बताएगा नहीं इसके अलावा जो प्रॉब्लम है। ऐड से मतलब कुछ लोग इस इंप्रेशन पे पड़ सकते हैं कि मतलब माँ के हाथ के खाने को हम सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं फीलिंग्स को प्रोडक्ट से अटैच कर। इसमें उसने ये बताया, आप ये सोचिए
माँ का जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है वो कितना रिड्यूस हो गया है? माँ, व्हाट फॉर? इफ शी इज नॉट अ गुड कुक, और मैं एक बात आपको बता दूं, कोई 50% माएँ अच्छी कुक नहीं है। हर माँ का खाना बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, किसी किसी का होता है। तो ये जो परसेप्शन है ना, अच्छा, ये आदमी बजाय इसके कि ये सोचे कि माँ को मेरी ज़रूरत होगी और मैं ईद के दिन भी उनके पास नहीं हूं, मतलब वेस्ट के पैराडाइम में आपकी जो प्राइम वैल्यू है ना, जो बहुत अहम वैल्यूज में से एक वैल्यू है, वो है टेस्ट, लज्जत, मैक्सिमाइजिंग टेस्ट, मैक्सिमाइजिंग प्लेजर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज इन वेस्ट। अच्छा, हमारे पैराडाइम में आप, यानी आप माँ सिर्फ इसलिए है कि आपकी ज़रूरतें पूरी करे, और टेस्ट आपकी ज़रूरत है या आपकी विश है? नहीं, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि उसको मेरी ज़रूरत होगी, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, उसके पता नहीं कितने काम होंगे, ईद के दिन तो इतने काम होते हैं, और उस दिन वो मेरे बगैर उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं ये, मतलब वो ये सोचे कि उसका क्या हो रहा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट बड्स को प्लीज करने के लिए अम्मा याद आई है, और वो भी अगर शान मसाला कर सकता है तो फिर ठीक है, छोड़ दो। तो ये आप सोचें तो कि ये किया क्या इसने। यस सर, आई थिंक कि उन्होंने तो बस एक स्मॉल सी चीज़ को टारगेट किया था कि अगर वो लोग बाहर बैठे हुए और उनके लिए आना मुश्किल है, और क्योंकि उनको अपने माँ के खाने के टेस्ट की याद आ रही थी, और जो बिरयानी है वो बेसिकली मसाला जो है वो हमारे कल्चर का है, वो हमें दूर कहीं वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर शान के पाकिस्तान में मिल रहा है तो वो एक इमोशनल अपील को टारगेट करने, और दैट इज़ अ क्यूट थिंग। इतना मसला यस, अगर उनको याद आ रही है माँ, एंड लाइक अगर ईद पे अम्मी बिरयानी बना के, जो कि यूजुअली हमारे घर में होता है कि ईद पे अगर कोई खाना बना ही लेता है, तो लाइक इट्स नॉट द वे ऑफ लुकिंग एट कि अम्मी का काम ही है ये। तो इसमें पॉइंट ये कि आपको अपनी वजह से याद आ रही है ना, उसकी वजह से तो आप याद नहीं कर रहे उसे। पेरेंट्स ही तो भेजते हैं बच्चों को बाहर के, नहीं हमारे बाहर। ये और फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ये बाहर कर क्या रहा है। ये बाहर गया क्यों है? ठीक है, ये एक और इससे भी पीछे, और वो गया है पैसे कमाने। ये बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, यही तो क्वेश्चंस हैं, यही तो वैल्यूज हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट चीज बेचने के लिए ना आपकी वैल्यूज को हिट करता है। जैसे हम, एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोवोकेशन होता है, प्रोवोक करता है, और आपके अंदर विशेस और डिजायर्स पैदा करता है, और वो किन चीज़ों की, वो चीज़ों की डिजायर्स और चीज़ों की विशेस पैदा करता है। यदि दूसरे कोर्सेज में मार्केटिंग वगैरह के ये सब पढ़ रहे होते हैं कि किस तरह एडवर्टाइजिंग टारगेट है, मार्केटिंग का कोर्स समझ लें, इस कोर्स का उलट है। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। सर, जब इस तरह मतलब ऑपोजिट चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो हम किस तरह उनके कैसे रिकंसाइल करें? वो एक टर्म यूज होती है, दीन और दुनिया को कैसे बैलेंस करें। किसी ने क्वेश्चन भी किया हुआ है मुझसे, दीन और दुनिया को किस किस के दिल में ये ख्वाहिश होती है बैलेंस करना। अच्छा, बैलेंस, जब आप, जैसे ही हम बैलेंस करने की बात आती है ना, वो हमारे जहन में वो वाली पिक्चर आती है सीसॉ की, ऐसी आती है। और फिर उसके बाद ये कि यार इसको बैलेंस करना है तो इसको ऐसे कर लेना, ठीक है, ऐसे कर लेना। एक्चुअली दीन और दुनिया को अगर आप सेपरेट रखेंगे तो बैलेंस करने का आपको ख्याल आएगा। एक्चुअली ये सेपरेट नहीं है, ये एक साथ हैं, इन्हें बैलेंस नहीं करना है। या तो आपका रेफरेंस पॉइंट खुदा होगा या नहीं होगा,
ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि मेरी लाइफ के इस एरिया में रेफरेंस पॉइंट मार्केट इकॉनमी है, मार्केट फोर्सेस हैं, और मेरी लाइफ के इस एरिया में मेरा रेफरेंस पॉइंट खुदा होगा। ऐसा नहीं होगा। इस डोमेन में मैं खुदा को रेफरेंस पॉइंट बनाऊंगा, इस डोमेन में मैं खुदा को रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। या तो आप बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। तो ये जो दीन दुनिया को बैलेंस करने वाली बात है ना, ये पैदा इसलिए हुई है एक्चुअली। मुसलमान की जिम्मेदारी ये नहीं है कि बैलेंस करे, मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि दीन और दुनिया को एक कर ले। देयर इज नो दीन विदाउट दुनिया। दीन इज विद दुनिया। दीन इज नॉट इन द वैक्यूम इन द एयर, इट इज इन दुनिया। इट इज how you live with your spouse, how you please your spouse, how you nurture your children, how you feed yourself, how you earn, how you live, how you perform, how you contribute in society, how you serve your nation, what you do in this world, everything relates with deen. तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। मतलब इस वक्त हमारे यहाँ हुआ ये है कि जो ये वाली पैराडाइम है, इसने हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, और इस वक्त हम उसकी फॉर्म से तो कमिटेड हैं, उसके एसेंस से कमिटेड नहीं हैं। यानी एसेंस है उसका कि आप उसको आपका एक्सपीरियंस कैसा है, यानी आपके दिल की कैफियत कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी इंटेंट कैसी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और कोई क्वेश्चन? ये ऐड वाली बात समझ आई, लेकिन कम से कम एक दफ़ा तो किसी ऐड को इस तरह देख लेना जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ। वैसे तो सारी ज़िंदगी वैसे ही देखते हैं, जैसे मतलब ये वाला तो एक दफ़ा देखने को कह रहा हूँ मैं, आपको हमेशा थोड़ी कह रहा हूँ। कभी कभी देखें। असल में एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, आपकी एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट इसको बुरी तरह अफेक्ट करता है। Whenever you watch an ad, you are under attack. Your ability to discriminate, आपने जो हर एडवर्टाइजमेंट है वो आपकी डिज़ायर्स को इन्फ्लुएंस करता है। चले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जनरली आज जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मैनेज करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या उनके साथ टाइम और एक्सपीरियंसेस शेयर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? कितने लोगों का ख्याल है मैनेज करने में, उनकी लॉजिस्टिक नीड्स, उनकी फ़ीस, उनके अच्छा भाई कहाँ जाना है, बस मुझे काम बताओ क्या करना है। बहुत सारे फादर्स इस वक्त ATM मशीन बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा ATM, मेरी जिम्मेदारी ये है कि जब तुम मेरे पास आओ तो मैं पैसे दे सकूं तुम्हें, तो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मुझे काम करने दो बस। क्या ख्याल है? और बच्चों को भी ये पता है कि अच्छा भाई ये इनसे तो सिर्फ, क्या ख्याल, क्या कहते हैं, ये बहुत खतरनाक सा डिफरेंट सा परसेप्शन नहीं है? अजीब, मतलब परेशानी नहीं हो रही? और क्या क्वेश्चन है? मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आपके लिखे हुए भी थे, मैं देखता हूँ उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा। आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन राइटिंग में भेजा था? नहीं भेजा था? किसी ने भेजा था? अच्छा, तो फिर ये किसी दूसरे ग्रुप के क्वेश्चंस हैं। अच्छा देखें, आपका जो काम होना चाहिए वो ये कि आप इसको पहले समझें। सबसे पहले इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग हों कि आप ये समझें कि आपने, यानी अगर आपने कॉर्पोरेट जॉब करनी भी है तो आपको ये पता हो कि आपके अपने इंटरेस्ट्स और आपकी अपनी नीड्स क्या हैं। देखिए, अपनी टर्म्स पे कॉर्पोरेट के विजन को सर्व करना
और अपने टर्म्स पर अपने विजन को सर्व करना, इसमें फ़र्क है? क्या ख्याल? कोई क्वेश्चन और है? नहीं है? मैं तो असल में आपसे सिर्फ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें आपको कुछ पढ़ाना नहीं चाह रहा। यस। हाँ सर, जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सारे फादर्स ATM मशीन बने हुए हैं, मतलब हम उनके पास जब भी देखते हैं कि जब हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो सर आप उसके क्या कहेंगे? जब एक बंदा बड़ा हो जाता है, वो खुद कमाने लगता है, उसके फादर को कमा के नहीं दे रहे होगा, तो उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो जब वो क्यों रोता है? वो इसलिए रोता है कि मुझे पैसे नहीं दे सकते, या इसलिए रोता है कि उसके फादर चलेगा, उसके सर से किसी का हाथ चला गया, ये इसलिए रोता है? ये बहुत अच्छी बात है कि जो उसका जो अपना एक लव है, अफेक्शन है, वो इसी वजह से रोता है। लेकिन असल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में जो रिश्ते हैं ना, उनकी क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है कैपिटलिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने पेरेंट्स से नाराज़ होने वाला जो रेट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। आज से 40 इयर्स पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को ना मारते भी थे, उसके बावजूद औलाद ये समझती थी कि अगर इन्होंने, क्या हुआ अगर इन्होंने मुझे मार दिया, इनका हक है, ये मुझे मार सकते हैं। तो उसका परसेप्शन ये होता था कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया या मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं या मुझे मारते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। इस वक्त अगर किसी बच्चे को उनके पेरेंट्स कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उस बच्चे को ये लगता है कि मुझसे मोहब्बत नहीं है। हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स का रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो जितनी हम एजुकेशन दे रहे हैं उसके नतीजे में कम हो जाएगा या? आपको पता है जो एजुकेटेड क्लास है उसमें डाइवोर्स का रेट अनएजुकेटेड क्लास से 3 टाइम्स ज़्यादा है। Do you know this? Do you know this? और हाईली एजुकेटेड में और ज़्यादा, इसलिए कि हम कैरियर पर्सन पहले हैं और फैमिली पर्सन बाद में। यस। So there are 2 aspects to that. कि एक है कि people are more aware of their rights now. पहले होता था कि भले कोई कैसा भी है, however they're treating you, you're gonna live with them. But now people are like, since people are more aware of their rights, कि उनको भाई like अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, and that is one of the reasons why the divorce rates are increasing. And the other is obviously because we lose, you know, like love for them or whatever. हाँ, तो इसके नतीजे में उनको फ़ायदा हुआ। तो लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अगर आप सही के लिए, हमारे इस्लाम में भी तो है कि अगर आप डिवोर्स ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, इस्लाम तो बिल्कुल, डाइवोर्स तो है ही इस्लामी, डाइवोर्स प्योर इस्लामी है, दूसरा तरीका गैर इस्लामी है, डाइवोर्स तो इस्लामी है। मतलब देयर कैन बी सम अदर वेज इन विच वी कैन पार्ट अवर वेज, बट डाइवोर्स इज द परमिसिबल मैनर। इट इज permit divorce, but in Islam we are permitted to have. हाँ नहीं, that's okay, that's wonderful। लेकिन पॉइंट ये है कि जो उसकी लाइफ की क्वालिटी है, आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी विदर कर रही है या नहीं कर रही? अगर इट्स फॉर द बेटर तो सही है, क्योंकि बहुत सारे अनएजुकेटेड लोगों के पास तो डाइवोर्स ऑप्शन ही नहीं है। उन लोगों को तो कहा है कि अब हो गई तो अब किसी के साथ साइज नहीं। हाँ वो एक अलग, वेस्ट करने से आप उससे, हाँ ये बात सही है, ये बात सही। हाँ कहाँ लिखा? हाँ सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। आपको तो जो ओल्ड एज हाउसेस हैं वो हमारे वतन में, आप में से किसी ने किसी ओल्ड एज हाउस का विजिट किया? 2 लोगों ने ओल्ड एज होम का विजिट किया है? देखा है, किया है विजिट? अच्छा, कैसा लगा? वेरी डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग। आपने जिस ओल्ड एज होम का विजिट किया वहाँ एडमिशन अवेलेबल है या नहीं है, आपने ये चेक किया?
कराची में मेरी नॉलेज के मुताबिक कोई भी ओल्ड एज होम में वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी से मुराद ये वो स्पेस नहीं है। अगर उनकी कैपेसिटी थी 15, 20, 25 की तो उसमें ऑलरेडी ज़्यादा हैं। जिसकी भी जो कैपेसिटी थी उससे वो कैपेसिटी से ज़्यादा उन्होंने एडमिशन लिए हुए हैं और एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं। तो क्यों हो रहा है ये? सोचा आपने? अगर हमने, एक बात आपको बताऊं, अगर ये हमने जो स्टोरी ऑफ स्टफ में वो वाला डिज़ास्टर बताया ना आपका, जो कौन सा वाला डिज़ास्टर, क्लाइमेट, इकोलॉजी, वो तो बाद में हमें हिट करेगा। लेकिन अगर हमने अपनी लाइफ अपनी चॉइसेस इंप्रूव नहीं की तो ये वाला डिज़ास्टर जो फैमिली और रिलेशनशिप वाला है ये पहले हमें हिट कर देगा। क्या ख्याल? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इफ आई आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू कंसिडर themselves as important persons? कितने लोग अपने आप को बहुत मतलब important समझते हैं? Do you think you are important? How many? मतलब if you believe that you are an important person, raise your hand, and raise your hand full if you really believe in it. ठीक है, thank you. Aja. My second question, what is it that makes you feel important? अगर आपकी GPA कम हो जाए तो क्या आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेंगे? क्या आपकी GPA आपकी सेंस ऑफ पर्सनल वैल्यू को अफेक्ट कर सकती है? किस का ख्याल है कि करेगी? अगर GPA अगर आपकी बहुत अच्छे नंबर आ जाए, बहुत अच्छी, आप पोजीशन आ जाए आपकी, तो आपका परसेप्शन ऑफ सेल्फ इंप्रूव करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और हमारा परसेप्शन ऑफ सेल्फ इस वक्त किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है? मटीरियल से हो रहा है। हमारा जो परसेप्शन ऑफ सेल्फ है इस वक्त किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको हमें पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारा परसेप्शन ऑफ सेल्फ किस चीज़ से, एक हमारा जो इंट्रोडक्शन है, हमारा जो सोशल इमेज है, उससे हमारा सेल्फ इमेज इन्फ्लुएंस हो रहा है। और स्पेशली ये जो हमारे ग्रेड्स हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, उससे हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या ख्याल? आप में से कभी किसी को फेल होने का एक्सपीरियंस हुआ? चलिए, अल्लाह का शुक्र किया आपने उस पर। मतलब आपको फ़ायदा हुआ उससे या नहीं हुआ? लेकिन किस का ख्याल है कि फेल होने से उसको फ़ायदा भी हुआ, उसने कुछ लर्न किया? रियलिटी चेक होता है ना सर, फेल होने से ये पता चला कि ऐसा नहीं है कि अगर आप उस चीज़ में फेल हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हो के तब भी हाईवे में पहुँच ही गया। ज़बरदस्त। फेलियर की इनॉर्मस एजुकेशनल वैल्यू है वो, बल्कि एक मुझे याद आया, मैं आपको एक टॉक सजेस्ट करता हूँ, आप वो देखिएगा। ये टॉक है J.K. रोलिंग ने टॉक दी, देखिए आपने, कमेंसमेंट स्पीच हार्वर्ड में जो उसने दी है। और उसका टॉपिक क्या है? टॉपिक याद है? उसने किस मौजू पे बात की है? बेनिफिट्स ऑफ फेलियर। देखिए,
20 मिनट्स की टॉक है, वो देखिएगा, बेनिफिट्स ऑफ फेलियर, और सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी, फिर आप इसे देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, परसेप्शन ऑफ सेल्फ हमारा किस किस चीज़ से इस वक्त कनेक्टेड है? एक तो ये है हमारे नंबर कितने आते हैं, और हमारा हम किस यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, और हम चीज़ें क्या क्या ओन करते हैं, हम चीज़ें क्या ओन करते हैं, हम रहते कहाँ पर हैं, हमारी गाड़ी कौन सी है, हम कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, और What other people think of. जो लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अगर ये कहा जाए आप अपने आप को डिफाइन करें, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? कभी सोचा है आपने कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर दुनिया में से एक आप कम हो जाएं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा दुनिया में? तो कोई फर्क पड़ेगा? अभी नहीं होगा सर, फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में होगा? I could have, you know, like this part. नहीं, अभी भी होगा। आपको मैं एक बात बताऊं, ये वर्ल्ड आपके बगैर इनकम्प्लीट है। आप इसीलिए हैं क्योंकि आपके बगैर रब्बे करीम ने इस दुनिया को इनकम्प्लीट समझा है। मतलब अल्लाह के लिए मुमकिन था कि आपको पैदा ना करे, आपको उसने बॉर्न किया। बहुत सारे अनबॉर्न भी तो हैं इस वक्त, हम भी तो अनबॉर्न में हो सकते थे ना। यू आर हियर बिकॉज यू आर नीडेड, यू हैव अ रोल। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को सही वजह से इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे होते। बात हम अपने आप को, यानी हम अपने आप को सही और इम्पोर्टेंट समझने की सही वजह नहीं समझ रहे, मतलब तलाश नहीं करते। तो क्या सबसे अच्छी वजह क्या होगी अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने की? और अच्छी वजह बताएं, सबसे अच्छी वजह क्या हो सकती है? सबसे बुरी वजह क्या हो सकती है? मटीरियल हो गया। सबसे अच्छी वजह क्या हो सकती है? सोशल वेलफेयर के लिए अगर करें लोगों की। ठीक है, यानी आप सैक्रिफाइस करें सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर इन्होंने वर्ड यूज़ किया, लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो आपका सेंस ऑफ सेल्फ इम्प्रूव होना चाहिए। आपको लगे कि हाँ, मैं किसी के काम आ रहा हूँ, मेरी प्रेजेंस मैटर कर रही है, मेरी प्रेजेंस मीनिंगफुल है क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये बहुत अहम बात है, आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, सेंस ऑफ पर्पस है जिसकी वजह से ये बेहतर हो रहा है। हाँ, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज कहलाती है पर्पस ऑफ क्रिएशन, और एक चीज कहलाती है एम ऑफ लाइफ, और एक चीज कहलाती है जो इसके बाद वाली चीज है कि आपने क्या प्रोफेशन या क्या करियर चूज किया है। यानी ये तो मीन बन जाता है ना इसको अचीव करने के लिए। क्या फर्क है इन दोनों में? क्या फर्क है इसमें? ये क्या है और ये क्या है? आपके खुदा ने आपको क्यों बनाया तो और आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ये आपके खुदा ने आपको बनाया क्यों था, और आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं, और आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो किस पाथ पे चल के, या कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी और कौन सी अपनी इंगेजमेंट, आपकी फॉर्म ऑफ इंगेजमेंट क्या होगी जिससे आप अपने कोई लाइफ का एम अचीव करें। तो ये सबका एक होगा, डिफरेंट होगा? ये एक होगा, ये डिफरेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारी
एक ओल्ड चाइनीज़ प्रोवर्ब है, उसको कहते हैं चाइनीज़ कर्स, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो कुछ इस तरह का जुमला है। क्या लिखा मैंने? और ये ट्रेडिशनल सोसाइटी इसको बद्दुआ समझती थी। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस जुमले में? इसमें कोई प्रॉब्लम है? आज अगर कोई किसी को कहे मे यू लिव इन एन इंटरेस्टिंग प्लेस, तो हम यही कहेंगे थैंक यू। आप ये चाह रहे हैं कि मैं दुबई में और पेरिस में रहूं, सो नाइस ऑफ यू, आपने कितना अच्छा मेरे लिए सोचा। बहुत खूब, बिल्कुल सही, सो ट्रू। आप इतना ज़्यादा गुम हो जाएंगे, यानी अट्रैक्शंस जो हैं वो एक्चुअली डिस्ट्रैक्शंस बन जाएंगे और आप उनमें गुम हो जाएंगे, और उसके बाद आप ये भूल जाएंगे कि आप आए क्यों थे, आपको पैदा क्यों किया था, और आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है ना, लोगों को अपनी लाइफ रोलर कोस्टर जैसी लग रही है। आपको लगी कभी रोलर कोस्टर जैसी लाइफ? लगी? किस किस को लगी रोलर कोस्टर जैसी लाइफ? तो रोलर कोस्टर जैसी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि रिफ्लेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और इंटरेस्टिंग प्लेस पे भी आप बाहर देखते हैं, अंदर नहीं देखते। इंटरेस्टिंग प्लेस आपको इंट्रोस्पेक्शन नहीं करने देती, इंस्पेक्शन में रहते हैं आप, इंट्रोस्पेक्शन में नहीं रहते। क्या ख्याल है? यानी इंट्रोस्पेक्शन तो ये है कि आप अपने अंदर झांकें, अपने अंदर, ओके मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी चॉइसेस हैं, कैसी लाइफ गुजार रहा हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस तरह के क्वेश्चन सोचना। तो ये जुमला इसलिए प्रॉब्लम है इस जुमले में, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी लाइफ का पर्पस और हमें रिफ्लेक्ट करने के काबिल नहीं छोड़ेगी वो जगह। लेकिन इस वक्त की हमारी सोसाइटी, मतलब अब हम एक ऐसे दौर में जहाँ ये अच्छा लग रहा है हमें, तो हम उसकी जो हमारी जो लाइफ की मीनिंगफुलनेस है, हम अगर मैं ये दो लफ्ज़ लिखूं, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल, इसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है और ज़्यादा अच्छी लगती कौन सी है? इंटरेस्टिंग। इन दोनों में फ़र्क है ना, मतलब मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग, इन दोनों में मीनिंगफुल वर्सेस इंटरेस्टिंग। तो हम, मतलब मज़ा आना चाहिए, मज़ा। वो है कितनी मीनिंगफुल, ये ज़रा कम तवज्जो जाती है। हाँ, कुछ कह रहे हैं? वही बात, वही से आप बताइए, इंटरेस्टिंग है रोलर कोस्टर पे जो अप्स एंड डाउन्स है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन व्हाई आर यू सिटिंग ऑन द रोलर कोस्टर इन द फर्स्ट प्लेस, ये आपके लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो लाइफ जो है ना वो बहुत फास्ट होती जा रही है, और उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ जितनी फास्ट होती है उसकी क्वालिटी उतनी कम हो रही है। आखिरी दफ़ा आप में से किस किस ने
आप में से किस किस की दादी और दादा दोनों जिंदा हैं? दादी हयात हैं, दादा हयात हैं, दोनों हयात हैं, दादी दादा दोनों हयात हैं, ठीक है? और नानी नाना दोनों हयात हैं या सिर्फ नानी सिर्फ नाना? अच्छा, और आखिरी दफ़ा किसी ऐसे रूम में जहाँ नानी या नाना या दादी या दादा इनमें से कोई भी था और आप और वो थे और 1 घंटा 1 आवर आपने स्पेंड किया हो और उसमें स्क्रीन ऑफ हो? सर, दिस टॉकिंग ऑन द फोन काउंट कि वो बाहर रहती है? हाँ, अगर चले बाहर रहती हैं तो आपने 1 घंटा फ़ोन पे उनसे बात की हो, दैट्स वंडरफुल। यानी ये टेक्नोलॉजी का फिर भी बेहतर इस्तेमाल है कि ठीक है वो बाहर रहती हैं, आपने टेलीफोन पर उनको 1 घंटा बात कर ली, आधे घंटा बात कर ली। तो ये किस किसने किया? तो ये इंटरेस्टिंग था या मीनिंगफुल था? मीनिंगफुल था, ठीक है। तो लाइफ में ना, लाइफ चॉइसेस जो हैं उनको मीनिंगफुल होना चाहिए। लाइफ चॉइसेस जो हैं, हमारी इस वक्त का चैलेंज ये है कि हमारी लाइफ चॉइसेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही हैं हमारी चॉइसेस? जो हमारी मार्केट फोर्सेस हैं वो हमारी हर चीज़ को, हमारे एम ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, हमारा परसेप्शन ऑफ सेल्फ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हमारी जो चॉइसेस हैं, ये तीसरी चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और क्या चीज़ हमें इन्फ्लुएंस कर रही है? जो इस वक्त आप जो पढ़ रहे हैं कोर्स में, क्या पढ़ रहे हैं कोर्स में? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोर्स में क्या बता रहे हैं हम? किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? कौन सी चीज़ को ख़राब कर रही है? दुनिया लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस वक्त दुनिया में? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मॉडर्निटी, ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट ये है कि दुनिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। आपको पता है बात? कितनी लैंग्वेजेस थी दुनिया में? एनी आइडिया? 7,000 लैंग्वेजेस, मतलब अभी बहुत करीब में। और अब वो बहुत तेज़ी से, मतलब इस वक्त तो बहुत तेज़ी से लैंग्वेजेस कम हो रही हैं। यानी इस वक्त 3,000 ज़बानें इस वक्त सांस ले रही हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी ज़बानें अगले 50 साल में, बहुत सारी ज़बानें अगले 100 साल में, बहुत सारी ज़बानें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ जो है, मैरीन, आपको पता है ना, ये पता है ना, बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारी डॉल्फिन्स क्या हो रही हैं? ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी लैंग्वेजेस भी, पाकिस्तान 22 लैंग्वेजेस बोली जाती थी और इनमें से बहुत कम लैंग्वेजेस हैं जो रहेंगी। तो लैंग्वेज अगर ख़त्म हो जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो कोई और सी लैंग्वेज सीख लें। और जैसे उर्दू ही ले लें अगर हम, तो ये कनेक्शन फील होता है, मिस आउट होता है। आप में से किस किस के जहन में कभी ये क्वेश्चन आया कि उर्दू बोलना क्यों ज़रूरी है? उर्दू हम क्यों सीखें? कभी आया है जहन में क्वेश्चन? व्हाट्स द यूज ऑफ दिस लैंग्वेज उर्दू? व्हाई शुड वी लर्न इट? ये सवाल किसी के जहन में नहीं आया? किसी के भी जहन में नहीं आया? तो आप बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। वाकई नहीं आया सवाल, या आप मतलब तकल्लुफ़ में बता रहे? कभी भी नहीं आया? मतलब आपको हमेशा से लगता था कि उर्दू सीखने का बहुत फ़ायदा है, उर्दू ज़रूर सीखनी चाहिए? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, क्या फ़ायदा है उर्दू सीखने का? बात कैसे करेंगे सर? लेकिन उर्दू की भी बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब अगर आप उर्दू की भी बहुत बड़ी मार्केट है। उर्दू के ज़िंदा रहने का जो सबसे वाहिद रीज़न बचेगा वो ये बचेगा
उर्दू की बड़ी मार्केट है। वैसे बाकी मार्केट के लिहाज से मैं जब हम बहुत सारे फोरम्स पे बैठते हैं और लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे लिंग्विस्ट्स होते हैं जिनके साथ बाज़ औक़ात कॉन्वर्सेशन होती है और बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो उर्दू को रखने की जो जायज़ वजह है वो तो समझ में नहीं आती लोगों को, लेकिन उर्दू को कबूल करने की ये वाली वजह कि वो मार्केट बहुत बड़ी है ये समझ में आ जाती है। लिहाजा उर्दू के हक़ में इस वजह से कुछ एक स्पेस पैदा होती है, ये बड़ी अहम बात है। आपको पता है दुनिया में नंबर ऑफ स्पीकर्स के लिहाज, स्पीकर्स बेस के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज कौन सी है, टॉप 10 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? चाइनीज़, बिल्कुल सही। आपको पता है दुनिया की जो टॉप 10 लैंग्वेजेस हैं नंबर ऑफ स्पीकर्स के लिहाज से, अब सोचें, इमेजिन करें दुनिया में 7000 लैंग्वेजेस थी, 7000 लैंग्वेजेस, और उनमें से बहुत सारी ज़बानें ख़त्म हो गई। कुछ ज़बानें ऐसी हैं जिनके सिर्फ 12, 15, 10 लोग रहते हैं। वो लैंग्वेजेस जिनके 10,000 से ज़्यादा बोलने वाले हैं उनकी तादाद कोई 3000 के करीब है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके चंद सौ बोलने वाले हैं, उनकी वो तो बहुत ही कम है। यानी कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अब 4, 6, 10, 15 बोलने वाले रह गए, ख़त्म हो रही हैं लैंग्वेज। स्पीकर्स बेस के लिहाज से नंबर 1 लैंग्वेज इस वक्त चाइनीज़ है, और नंबर 2 लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू। यू वोंट बिलीव, आपको पता है नंबर ऑफ स्पीकर्स के लिहाज से दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज स्पीकर्स बेस के लिहाज से उर्दू है, क्योंकि लिंग्विस्ट जो हैं वो उर्दू और हिंदी को एक लैंग्वेज काउंट करते हैं। लैंग्वेज अपने स्क्रिप्ट से नहीं, अपने साउंड सिस्टम से और अपनी यानी अपनी फोनोलॉजी से रिकग्नाइज होती है, अपने सिस्टम ऑफ सिलेबल्स और सिस्टम ऑफ साउंड्स के साथ ज़्यादा, यानी लैंग्वेज उस तरह डिफाइन होती है। लैंग्वेज को यानी दुनिया में कई लैंग्वेजेस हैं जिनके, बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनका पुराना स्क्रिप्ट कुछ और था, नया स्क्रिप्ट कुछ और है। तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज की एसेंस नहीं होता, लैंग्वेज की एसेंस उसकी फोनोलॉजी होती है, उसका जो साउंड सिस्टम होता है वो होता है। तो हिंदी और उर्दू जो है वो बोलने में एक है, लिखने में डिफरेंट है, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग कम्युनिटी है उर्दू। इंग्लिश तो कोई टॉप 5 में भी नहीं आती, शायद 5th में आती है, शायद, पता है वो? इसको चेक करना पड़ेगा, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन 3rd हो सकता है, 3rd या 4th पे आती हो, लेकिन इसको देखिए, इसको चेक कीजिए। मेरा एक आर्टिकल था जिसमें मैंने इसकी पूरी रिसर्च शेयर की थी, लेकिन मुझे ये याद रह गया, वो इतना पुराना था। उसमें सेकंड पर जब पाकिस्तान बना है 1947 में, तो दुनिया की टॉप 10 लैंग्वेजेस में से 3 लैंग्वेजेस इस रीजन में थी जो हमें मिला था। बंगला वॉज ऑन प्रोबेबली ऑन 7th या 6th पे, 7th पे थी। पंजाबी वॉज ऑन 10th, पता है वो? सोचें, हम अपनी लैंग्वेजेस के साथ हमारी कमिटमेंट क्यों कम हुई है? बिजनेस लैंग्वेज, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज़बानें मर रही हैं, पता है आपको? अच्छा, ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? कुछ उसके जहन में कोई बात आई है? ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त बात है या उसके कुछ नुकसानात भी हैं? नुकसानात हैं ना? हाँ ठीक है, उसके कुछ उसके बेनिफिट्स होंगे, यानी, लेकिन पॉइंट ये है कि हमने ट्रेड ऑफ किस चीज़ पे किया, हमने किसको दे के क्या हासिल किया? क्या ख्याल? तो ये बताइए कि तो मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग में ज़्यादा अहम चीज़ होनी चाहिए ये। अभी जो हमारा इस वक्त मैं मार्केट फोर्सेस का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारी, एक बहुत जनरल सा वर्ड है, यानी
इसमें मैं बहुत से लोग जो कॉर्पोरेट जॉब में नहीं हैं वो भी एक इन्फ्लुएंस में तो है ना, तो उस इन्फ्लुएंस में यानी बहुत सारे डिसीजंस उस तरह होते हैं। तो हमारी जो चॉइसेस हैं, हमारी चॉइसेस, मुझे अब अगर सपोज एक कपल है, उसमें एक हस्बैंड है एक वाइफ है, और वाइफ जो है दोनों MBA हैं, ठीक है, तो अब दोनों MBA हैं, इसका मतलब है कि दोनों अच्छे, मतलब अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से MBA हैं, तो इनकी पोटेंशियल इनकम कितनी है? मिला के 2 लाख पोटेंशियल इनकम दोनों को मिला के सेफली मिनिमम कितनी हो जाएगी मंथली? 2 से 3 लाख रुपए तो मिनिमम हो जाएगी ना, क्या ख्याल है? तो ये है इनकी पोटेंशियल इनकम, ये इनकी कैपेसिटी है कि ये इतना कमा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पूरे 2 लाख ही कमाएं। हाँ, अब इस बात के कितने चांसेस हैं कि ये अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव करने की कोशिश करेंगे? कितने चांसेस हैं? 95% चांसेस हैं। 80% चांसेस हैं? 60? सुभान अल्लाह। अब देखिए ना, ये जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये हमने जिस पॉइंट ऑफ व्यू को इंटरनलाइज किया हुआ है उसकी बेसिस पे आ रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त है मतलब। और हमारी लाइफ की जो नीड है वो सिर्फ कमाना तो नहीं है, लेकिन हमारी जो चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा, ये हमारा परसेप्शन ऑफ सेल्फ। मिसाल के तौर पर एक खातून कहती है कि भाई मेरी जेब में पैसे ही नहीं होते, तो ये भी कोई सेल्फ है, मतलब जेब में पैसे होने चाहिए।